नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर 2022 से सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जिसमें हम सामान्य हिंदी से जुड़े कुछ ऐसे ही प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसका आज भाग 4 हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जो उकारांत शब्द है, अगर हम इसका बहुवचन बनाना चाहें तो इसके अंत में हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ओ। अब क्यों होगा? तो देखिए, उकारांत शब्द क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। उकारांत शब्द वो होता है जिसका अंत में उ लगा होता है। और देखिए, उकारांत भी दो प्रकार का होता है, एक आप देखेंगे छोटा उ वाला और एक होता है बड़ा उ वाला उकारांत। ठीक है। तो छोटा उ वाला है तो इसके अंत में क्या होगा? छोटा उ लगा होगा। जैसे कि शिशु, देखिए शिशु में छोटा उ लगा हुआ है। गुरु, गुरु में भी छोटा उ लगा हुआ है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? उकारांत शब्द कहलाते हैं। अब अगर आप इसका बहुवचन बनाना चाहें तो इसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके अंत में ओ जोड़ देते हैं। तो शिशु का जो बहुवचन है वो क्या हो जाता है? शिशुओं। जैसे एक शिशु है तो हम कैसे कहेंगे? शिशु को नहला दो। अगर बहुत सारे शिशु है तो हम कहेंगे शिशुओं को नहला दो। वैसे ही गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुओं। अगर एक गुरु है तो हम कहेंगे हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर बहुत सारे गुरु है तो हम कहेंगे हमें गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ओ। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? विशेषज, तद्भव, तत्सम या देशज? तो याद रखिएगा, जो परीक्षा है वो तत्सम रूप है। तत्सम रूप क्या होता है? जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और उन्हें जो का त्यों हिंदी में प्रयुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि जल, जल क्या है? जल संस्कृत वाला शब्द है जिसे हम हिंदी में भी जल ही कहते हैं। सूर्य, सूर्य भी शब्द क्या था? सूर्य भी संस्कृत में कहा जाता था। और सूर्य जो संस्कृत शब्द है उसे भी हिंदी में हम जो कहते हो सूर्य बोलते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? ईमानदार, बेईमान, व्यवहार कुशल या धूर्त? तो देखिए, चलता पुर्जा क्या होता है? चलता पुर्जा उन्हें कहते हैं जो इंसान बहुत ही चालाक होता है और दूसरों को धोखा देने में माहिर होता है, बहुत ही चालाकी से लोगों को धोखा दे देता है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं चलता पुर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, धूर्त। धूर्त यानी धोखा देने वाला। पांचवा है, आंख सेकना का सही अर्थ कौन सा है? दुखती आंख को उपचार करना, दर्शन सुख लूटना, आंख के इशारे से प्रेम जताना या अनुचित कार्य करना? तो याद रखिएगा, आंख सेकने का अर्थ होता है दर्शन सुख लूटना। जैसे कि लोग कहीं पर जाते हैं तो आंख सेकने लग जाते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। जैसे आप कहीं कोचिंग क्लास में जाते होंगे तो वहां कुछ लोग पढ़ने जाते हैं और कुछ लोग आंख सेकने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, दर्शन सुख लूटना। अगला है क्षय, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? तो चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या होता है? चिकना होता होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या दुखी होना? तो देखिए, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य होता है, याद रखिएगा, निर्लज होना। जिस प्रकार चिकने घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार निर्लज व्यक्ति को आप कुछ भी कह लीजिए, वो निर्लज का निर्लज ही होता है, उसे उस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता। तो सी, निर्लज होना चिकने घड़े का तात्पर्य होता है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, नाम से ही पता चल रहा है आधा कुछ और आधा कुछ और, मतलब बेमेल चीजों का मिश्रण। मिश्रण है दो चीजों का, लेकिन कैसी चीजों का? बेमेल चीजों का। आधा तीतर है और आधा बटेर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेमेल चीजों का मिश्रण। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि कुर्ता पाजामा पहना हुआ है। कुर्ता पाजामा हमें पता है हमारा भारतीय पोशाक है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कुर्ता पाजामा पहना हुआ है और उसके सिर पे एक इंग्लिश वाला टोपी पहना हुआ है और जूता भी जो है वो बूट पहना हुआ है अंग्रेजी का। तो वह वो किस तरीके से दिखेगा? ना तो वह पूरी तरीके से देशी वेशभूषा को धारण किया हुआ है
और ना ही पूरी तरीके से विदेशी वेशभूषा में है। तो वो क्या है, वो बेमेल चीजों का मिश्रण है, तो इसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटे। अगला प्रश्न है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो देखिए जो निश्चय हो जाएगा इसमें से, या ऐसा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो देखिए कुछ भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो अनिश्चितता का बोध कराता है। जैसे मैं आपको कहीं लेकर गया, मान लीजिए मैं आपको रेस्टोरेंट ले गया और मैं बोला बताइए आप क्या खाएंगे, तो आपने कहा कुछ भी। तो आप क्या बोल रहे हैं, हम कुछ भी खा लेंगे, तो क्या खाओगे यार, पता ही नहीं चल रहा है ना, अनिश्चित है। अगर मैं आपको कुछ ऐसा लेकर दे दूं जो आपको पता ही नहीं है या आप खाते ही नहीं हो, ठीक है, तो कुछ भी बोल दोगे तो वहां पे अनिश्चित हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या मंगाऊं। उसी तरीके से कुछ ना कुछ, आप बड़े होकर भविष्य में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन समझ में नहीं आता ना कि वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन क्या करेंगे, अनिश्चित है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कुछ, दूसरा जवाब होता है लोगों का, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अनिश्चित है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो या वह, ये है निश्चयवाचक, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जो और वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति था, मान लीजिए आपको बोलेगा, अरे यार मैंने उस इंसान को बहुत पीटूंगा, तो आप पूछेंगे किस इंसान को, अरे वही जो कल यहाँ आया था और इस वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो आप बोलेंगे अच्छा अच्छा वो, हाँ वो, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आप एकदम निश्चित है, वहां पे वो सर्वनाम कौन सा है, निश्चित सर्वनाम है कि हाँ ये वाला इंसान जो कल यहाँ बैठा था। उसी तरीके से वह एक इंसान है, आप उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं यार वह इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, तो यहाँ पे आपको सुनने वाला जो व्यक्ति है, देखने वाला, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये वाला इंसान, आप इशारा कर रहे हैं वह इंसान, तो वह इंसान यहाँ पे क्या होगा, निश्चित हो गया, हाँ ये वाला इंसान है, तो ये भी निश्चित वाचक सर्वनाम है। तो इसका उत्तर क्या है, डी, जो और वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है। नौवां प्रश्न है हमारा, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो देखिए जो कबीर की रचनाएं थी, इनका जो संकलन किया गया था, याद रखिएगा इनका संकलन किया गया था बीजक नाम से। बीजक नाम दिया गया था, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, याद रखिएगा, साखी, कबद और रमैनी, इन 3 भागों में इसे बांटा गया था। और इसके जो संकलन करता है वे थे धर्मदास जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, धर्मदास। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए मुस्कुराहट क्या है, भाव है, द्रव्य है, जाति है या समूह है? तो जैसा कि हम सबको पता है जो मुस्कुराहट है वो क्या है, एक भाव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है। तो देखिए मोहन क्या है, हमें पता है मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो जहां व्यक्ति का नाम इस्तेमाल होता है वहां होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता है। याद रखिएगा जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसे कुलीन कहते हैं। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा शब्द को अगर आप 2 भागों में विभाजित करेंगे, तो देखिए लुटेरा शब्द का विभाजन हो जाता है लूट, ये हो जाएगा लूट धन एरा, तो लूट धन एरा हो जाता है लुटेरा। अब देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लगता है, तो लूट शब्द के पीछे क्या लग रहा है, एरा, तो एरा क्या है, प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एरा। अगला प्रश्न है, मुनिवर में कौन सा समास है? तो देखिए मुनिवर का मतलब क्या होता है, मुनिवर का समास विग्रह करेंगे तो मुनिवर का समास विग्रह हो जाएगा वरों में मुनि। तो देखिए वरों में मुनि, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वर की विशेषता बताई जा रही है कि जो वर है कैसा है, वरों में वो मुनि है, मुनि उसका विशेषता है। और कोई भी ऐसा समास जहां पे पहला पद विशेषण हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद विशेष्य हो, इसका मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पद जो है मुनि, वह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि वरों में मुनि, तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। अगला है, उज्जैनी में उपसर्ग है, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? तो उज्जैनी को अगर आप 2 भागों में विभाजित करेंगे तो वो हो जाता है उद्धन जैनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, आप लोगों को मैंने बताया था।
अगला होता है आकाशगंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए मंदाकिनी, सूर्य दीर्घिका, स्वर्ग नदी या ये सभी। तो देखिए आकाशगंगा को हम मंदाकिनी भी कहते हैं, सूर्य दीर्घिका भी कहते हैं और स्वर्ग नदी भी इसे कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कुआं शब्द है, कुआं किस प्रकार के शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो कुआं है वो तद्भव शब्द होता है। तो कुएं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ये इसको भी याद रख लीजिए। तत्सम शब्द होता है कुएं का कूप। अगला है हमारा तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए तिरस्कार का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तिरा धन कार, और अगर इसके संधि की बात करें तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका मतलब अगर आप ख व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मतलब कहां से वो निकलेगा? कंठ से, तालु से, दंत से या ओष्ठ से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कंठ से। आप अभी तुरंत ख व्यंजन का उच्चारण करके देखिए। ख, ख, आप देखिए ख, ध्यान से अगर आप महसूस करेंगे तो जो ख शब्द है ये आपके कंठ से उत्पन्न होता है। तो इसका सही हो जाएगा ए, कंठ। अगला प्रश्न देखते हैं, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए साधु का स्त्रीलिंग साधुनी, साध्वी, साध्वी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साधु का स्त्रीलिंग होता है वो हो जाता है साध्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, साध्वी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए भी जरूर कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक वो पहुंच जाता है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप फायदा लिए इस प्रकार से कोई और भी इसका फायदा ले ले तो अच्छी बात है। तो हम आपसे मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।